आज का हमारा जो यूनिट है वो है 10th यूनिट, जिसका पहला चैप्टर है ऑसिलेशंस। ये आपका सिलेबस का लास्ट यूनिट है। इसमें हम जो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर करेंगे वो है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी इज दैट मोशन which is repeated identically from a fixed interval of time. The fixed interval of time after which the motion is repeated is called period of motion. पीरियोडिक मोशन वो होते हैं जो अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको रिपीट करते हैं। जैसे सन राइज करता है तो हर रोज राइज कर रहा है, दैट मीन्स 24 आवर्स के बाद सन राइज कर जाता है। आपकी 365 डेज के बाद अर्थ सन को रोटेट कर जाती है, ठीक है। और अपने अराउंड भी रोटेशन जो आपकी 24 आवर्स हम कहते हैं वो आपकी सभी जो इसमें एग्जांपल है वो सारी पीरियोडिक मोशन के हैं। मून आपका सन के अराउंड अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है तो वो भी आपका पीरियोडिक मोशन है। फिर हम बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन की। तो ऑसिलेटरी मोशन वो थोड़े से पीरियोडिक मोशन ही है, लेकिन थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। मतलब जो आपके आगे पीछे हो, जैसे कोई बच्चा झूला झूल रहा है वो आगे पीछे होता है, तो आगे पीछे होने की वजह से जो मोशन वो रिपीट कर रहा है बार बार, उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कह देते हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन होते पीरियोडिक ही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये आगे पीछे होते हैं, सर्कल में नहीं घूमते हैं। जो पीरियोडिक मोशन है वो सर्कल में भी घूमेंगे, आगे पीछे भी होंगे, वो सारे पीरियोडिक मोशन है। लेकिन अगर पर्टिकुलर आगे पीछे जो मोशन हो रहे हैं उनको हम एक अलग से नाम दे देते हैं, उनको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। है वो पीरियोडिक ही है, लेकिन वो एक अलग से नाम उनको दिया गया है, ऑसिलेटरी मोशन। तो इसी के ऊपर हमारा एग्जाम्पल भी बन जाता है, क्वेश्चन भी बन जाता है कि ऑल द पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन हमेशा ही पीरियोडिक होंगे, लेकिन सारे के सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो ये जरूरी नहीं है। जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ है अराउंड द सन, तो वो आपका पीरियोडिक है लेकिन वो ऑसिलेटरी नहीं है, क्योंकि वो पूरा सर्कल काट रहा है। जबकि ऑसिलेटरी मोशन में हमें आगे और पीछे चाहिए, ठीक है। तो ऑल द ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक, बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेशंस की। हार्मोनिक ऑसिलेशन इज दैट ऑसिलेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन। या तो साइन फंक्शन से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कोसाइन फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे मोशन आपके क्या होते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेशंस होती है। जैसे आप साइन वेव देखते हो, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा साइन वेव के बारे में, कि साइन की 0 पे 0 वैल्यू, 1 पे 90 डिग्री पे 1, 180 पे फिर 0, 270 पे -1 और फिर 360 पे अगेन 0। तो ये जो वेव बनी इसको साइन वेव कहते हैं। और ये जो वेव रिप्रेजेंट कर रही है इसका टाइम पीरियड हो गया t, ये इसका टाइम पीरियड है। एक साइकिल कंप्लीट यहाँ पे होता है इसका, ठीक है। और इसके बाद फिर से नया साइकिल शुरू हो जाएगा, फिर वो वापस रिपीट करेगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा, फिर नया साइकिल शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो ये वेव जनरेशन हो रही है इसको हम हार्मोनिक ऑसिलेशंस कह देते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे टाइम पीरियड की। इट इज़ द लीस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी रिपीट्स इटसेल्फ। जो ऐसा टाइम जो अपने साइकिल को रिपीट करे उसको हम टाइम पीरियड कह देते हैं। जैसे अर्थ का जो सनराइज का टाइम पीरियड है वो है आपका 24 आवर्स। फिर उसके बाद आती है बात फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी है, इट इज डिफाइंड है नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशंस एग्जीक्यूटेड बाय बॉडी पर सेकेंड। जैसे मैं आपको इसका एक बड़ा बेस्ट एग्जांपल दूंगा, आपने घर के मीटर चेक करना, वहाँ पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है एसी की वो 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज का मतलब ये होता है कि एसी एक सेकंड में 50 टाइम्स अपना साइकिल रिपीट करता है, ठीक है। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि कितने साइकिल आपने एक सेकंड में लिए, ठीक है। 50 हर्ट्ज का मतलब हुआ 50 साइकिल्स पर सेकंड, जिसकी एसआई यूनिट रहती है हर्ट्ज, इसलिए 50 हर्ट्ज लिखा जाता है उसको। तो एसी की जो डोमेस्टिक हमारी एसी रहता है, करंट आता है घर में, उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो होती है 50 हर्ट्ज। उसके बाद हम बात करते हैं पीरियोडिक फंक्शंस की। पीरियोडिक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन। अगर किसी पीरियोडिक मोशन को आपने रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें पीरियोडिक फंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो पीरियोडिक फंक्शन जैसे ये एग्जांपल दिया गया है कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस 2t। मतलब ये हुआ कि फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा अगर आप उसमें जो टाइम पीरियड है उसको ऐड कर देते हो। ट्वाइस करोगे तब भी चेंज नहीं होगा। जैसे अगर सन आज सुबह 7 बजे राइज हुआ है तो कल भी 7 बजे ही राइज होगा, परसों भी 7 बजे ही राइज होगा। मतलब 24 घंटे या 48 घंटे ऐड करने से उसके फंक्शन पे फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। वो साइकिल वापस वही रिपीट हुआ, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद हम बात करेंगे फेज की। Phase of a vibrating particle at an instant is a physical quantity which completely expresses the position and direction of motion of the particle at that instant with respect to its mean position, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं एक पेंडुलम, मैंने ले लिया, पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है,
ठीक है, इधर को भी और इधर को भी। तो मैं जब उसको ऑसिलेशन को ऑब्जर्व कर रहा था तो मैंने देखा कि पेंडुलम यहाँ है। जब मैंने ऑब्जर्व किया तो पेंडुलम मुझे यहाँ दिखाई दिया, ठीक है। और पेंडुलम जो मुझे यहाँ दिखाई दिया वो मुझे लगा कि उसके बाद वो ऊपर गया, तो दैट मीन्स मुझे उसकी डायरेक्शन पता चल गई कि इस तरफ जा रहा है, और उसकी लेंथ का पता चल गया कि वो मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे है। तो इसको हम फाई भी कह देते हैं कई बार फंक्शन को, फेज को। तो फेज का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से कहाँ पे है जब आपने उसको किसी इंस्टेंट टी के लिए उसको ऑब्जर्व किया। तो मीन पोजीशन से उसका डिस्टेंस कितना है और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उस चीज़ को हम उसका क्या बोलते हैं, फेज। तो ये आपने थोड़ा ध्यान में रखना है किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको नोट से समझाने की कोशिश करूंगा। A periodic motion in which restoring force is directly proportional to the displacement of the particle from the mean position at that instant, ठीक है। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें जो आपके हार्मोनिक मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होंगे, जब आपने जो फोर्स अप्लाई की है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कहता हूँ कि मान लो आप यहाँ पे हो, आपने या कोई बच्चा यहाँ पे है झूले पे बैठा हुआ, जब आप उसको पीछे से पुश करोगे, फोर्स लगाओगे, तो वो इधर जैसे गया, तो वापस कितनी फोर्स आएगा, थोड़ी सी फोर्स से आएगा। लेकिन जब आपने उसकी डिस्प्लेसमेंट और ज़्यादा बढ़ा दी तो वो वापस भी उतनी ही ज़्यादा फोर्स से वापस आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स जितना ज़्यादा आप उसको डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो उसकी जो रीस्टोरिंग फोर्स है जो उसको वापस लेके आएगी वो भी आपकी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे मोशन को हम नाम देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स जो उसको वापस लेके आएगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, जो उसकी मीन पोजीशन से कितनी डिस्प्लेसमेंट है। अब मैं इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन को थोड़ा और समझाने की कोशिश करूंगा। एक सर्कुलर आपने एग्जांपल लेना है सर्कुलर मोशन का। ये सर्कुलर मोशन है, एक्स से हम चलेंगे वाई, वाई से एक्स डैश और एक्स डैश से वाई डैश, फिर वाई डैश से एक्स। तो ये हुआ एक साइकिल आपने कंप्लीट किया। अब आप कोई पार्टिकल पी ले लो, ठीक है, कंसीडर पार्टिकल पी, और उसकी जो वेलोसिटी है वो हमने ओमेगा ले लिया। एंगुलर वेलोसिटी आपकी ओमेगा या लीनियर वेलोसिटी वी ले लो, ठीक है, जिससे वो मूव करेगा। इसका रेडियस रहेगा आपका स्मॉल ए। अब ये कहता है कि अगर हम एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश को क्या ले लेते हैं, दो परपेंडिकुलर डायमीटर्स एज्यूम कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस वाली होगी और ये वाई एक्सिस वाले होंगे, ठीक है। तो अब आप इस पार्टिकल को जब एक्स पॉइंट से आगे ले जाना कोशिश करोगे, मूव करोगे विद वेलोसिटी वी, अगर वो मूव करेगा तो जैसे जैसे वो आगे की तरफ मूव करेगा उसकी जो शेडो बनेगी, यहाँ से शेडो बनेगी इस पॉइंट पे वाई ओ वाई डैश पे। फिर आप ऊपर ले आओगे तो शेडो कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी। फिर पी डैश पे पी पे आ जाएगा जब पार्टिकल, तो एम पे उसकी शेडो बन रही है। और आगे जाओगे तो यहाँ पे बनेगी, और आगे जाओगे और वाई पे जब पहुँच जाएगा पार्टिकल तो उसकी शेडो भी वहीं पहुँच जाएगी। अब क्या होगा, वाई से जब नीचे की तरफ आने लगेगा और यहाँ से लाइट गिराई जाएगी तो उसकी शेडो भी आपकी नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे होगा पार्टिकल तो उसकी शेडो यहाँ होगी, यहाँ पे होगा तो यहाँ पे आ जाएगी, एक्स डैश पे आ जाएगा तो शेडो वापस ओ पे आ जाएगी। फिर नीचे आओगे तो शेडो नीचे, और इस तरह से आप जैसे जैसे मूव करोगे शेडो भी वाई ओ वाई डैश पे मूव करती रहेगी, नीचे तक पहुँचेगी वाई डैश पे। फिर वापस जाओगे तो आपकी शेडो भी यहाँ बनने लगेगी। तो पार्टिकल की शेडो जैसे एम, इसमें हमने रेफरेंस लिया हुआ, दिखाया हुआ है कि शेडो कैसे बन रही है, पी की शेडो कहाँ बन रही है, एम पे। इसी तरह हर पॉइंट पे पी जब मूव करता रहेगा तो उसकी शेडो वाई ओ वाई डैश पे आगे पीछे होती रहेगी, ठीक है। जैसे आप एक्स से ऊपर जा रहे हो शेडो ऊपर जा रही है, जैसे वाई से नीचे आ रहे हो तो आपकी शेडो भी नीचे आ रही है, और नीचे जाओगे एक्स डैश से वाई डैश की तरफ को तो शेडो और नीचे जाएगी। तो शेडो बैक एंड फोर्थ होती रहेगी, ऊपर नीचे होती रहेगी जब पार्टिकल सर्कल में घूमता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को हम नाम देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो शेडो आपकी मोशन दिखा रही है, प्रोजेक्शन आपकी जो मोशन दिखाएगा उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे, ठीक है। तो यही हम कह देते हैं कि thus ड्यूरिंग द टाइम द पार्टिकल गोज वंस अराउंड द सर्कल इट्स प्रोजेक्शन m मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट o, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल हो जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। जब कोई पार्टिकल सर्कल में रोटेट करता है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोजेक्ट कर सकता है बाय प्रोजेक्शन, जो उसकी प्रोजेक्शन बनती है किसी भी एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहले लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप मीन पोजीशन से आप कितने डिस्टेंस दूर हो। सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, जैसे सिंपल पेंडुलम ले लेते हैं या कोई बच्चा झूले पे झूल रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आपकी मीन पोजीशन से आपका डिस्टेंस। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे,
वही है, आपने एक सर्कल लेना है जिसके ऊपर आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, रेडियस ए ले लेंगे, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ले लेंगे, ठीक है। लेट द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एक्स, ट्रेस एन एंगल थीटा, रेडियन इन टाइम टी। हमने अज्यूम कर लिया कि पार्टिकल एक्स से चला और पी पॉइंट पे आफ्टर टी टाइम पे पहुंच गया, ठीक है, जो एंगल बनाएगा थीटा। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाली जो, अगर हम पैरेलल आपकी पैरेलल लाइंस की इक्वेशन को यूज़ करें तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम इनको कहते हैं, ठीक है। तो P की y एक्सिस पे प्रोजेक्शन है m पे और x एक्सिस पे इसकी प्रोजेक्शन है n पे। O से लेके n तक का डिस्टेंस x हो गया और O से लेके y तक m तक का डिस्टेंस y हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहता है अगर हम y एक्सिस की प्रोजेक्शन को ले लेते हैं, y एक्सिस की प्रोजेक्शन, और ले लेते हैं ट्राइंगल OPM, तो आप देख लो ट्राइंगल कहाँ बन रही है, ट्राइंगल OPM, ठीक है। OPM में जो ये एंगल थीटा है ये आपका क्या होगा, अगर हम साइन निकालना चाहें इसमें साइन थीटा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब व्हाट इज परपेंडिकुलर हेयर, एंगल के साथ बेस होता है और यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो OM अपॉन OP, OM अपॉन OP किसके बराबर होगा, y अपॉन a। व्हाट इज OM, y, और ये रेडियस हमने कितना माना है, स्मॉल a, तो y अपॉन a। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, a साइन थीटा, और व्हाट इज थीटा, इट इज ओमेगा टी। थीटा तो हमारा ओमेगा टी के बराबर होता है, ये हमने पहले भी इक्वेशन पढ़ी हुई है। अगर कहता है कि अगर हम प्रोजेक्शन x और x डैश पे ले, यहाँ पे ले, ठीक है, तो आपका जो ये एंगल थीटा है ये हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से निकाल सकते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर। तो कॉस थीटा आ जाएगा ओ एन अपॉन ओ पी, ओ एन अपॉन ओ पी, एक्स बाय ए। तो यहाँ से x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आपका आ जाएगा, ठीक है, ए कॉस ओमेगा टी हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट आप दोनों तरफ निकाल सकते हो, y एक्सिस पे भी और x एक्सिस पे भी, ठीक है। और ये हमारी जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी y एक्सिस पे वो साइन की फॉर्म में है और यहाँ पे आपकी कॉस की फॉर्म में रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड की। तो एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कि जो झूला है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, कितना लंबा आप झूल सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तब होगी अगर आपने याद रखना है, कभी भी आपको किसी टर्म में मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आपको साइन या कॉस दोनों में से, चाहे साइन दिया हो या कॉस दिया हो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 होती है और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। तो साइन और कॉस को 1 ले लेंगे तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों केस में, यहाँ पे भी 1 कर लो, यहाँ पे भी 1 कर लो, तो y भी a के बराबर आ जाएगा और x भी a के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो y इज इक्वल टू a या x इज इक्वल टू a आ रहा है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड या आपकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपने याद भी रखना है एम्पलीट्यूड किसको कहा जाता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी आपने पढ़ी है, इसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेलोसिटी की बात करेंगे। तो ये भी आपकी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट है, मतलब आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ चेंज करते हो तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, हम कोई एक मान लेते हैं, हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। y इज इक्वल टू ए साइन थीटा जब आप लोगे तो आपके पास डिफ्रेंशिएट करके y कितना आ जाएगा, डी बाई डी टी ए साइन थीटा। साइन थीटा को साइन ओमेगा टी कर लो क्योंकि हमने टाइम के साथ इसको वेरी किया है, तो यहाँ पे भी आप टाइम वाली इक्वेशन ले लो, थीटा को ओमेगा टी कर लेंगे। तो ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन की डिफरेंशिएशन होती है कॉस, याद रखना है, ठीक है। साइन की डिफरेंशिएशन कॉस होती है और ओमेगा टी की फर्दर डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है, तो ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन आती है ओमेगा, ठीक है। तो एक बार आपने साइन की कर दी कॉस, कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, फिर ओमेगा टी की फर्दर डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका ओमेगा आपका आगे आ जाएगा, तो बन गया ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। अब हमारे पास कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, सबसे पहला काम हम इसमें यही करते हैं। तो आपने ये इक्वेशन भी पढ़ी हुई है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर रहता है। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही वैल्यू हम यहाँ कर देंगे, कॉस ओमेगा टी आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। व्हाट इज साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी होता किसके बराबर है, तो ये आप इस रिलेशन से निकाल सकते हो। साइन ओमेगा टी हुआ वाई अपॉन ए को डिवाइड में ले जाओ तो साइन ओमेगा टी आ जाएगा वाई अपॉन ए। साइन थीटा को साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से हमारे पास वाई अपॉन ए आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है। फिर आप क्या करो, ए स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अंडर द रूट से बाहर ए स्क्वायर को निकालोगे तो ए आ जाएगा, ए से ए कैंसल, तो ओमेगा वाई वी आ जाएगा ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी वेलोसिटी की। फिर इसी तरह हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की आपने इक्वेशन ये वाली लेनी है इसमें,
ठीक है, ये वाली डायरेक्ट इक्वेशन इसमें यूज़ करनी है, डब्ल्यू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो ये भरेंगे, फिर वही आपने डिफरेंशिएशन करनी है इसकी, डी वाई जो डिफरेंशिएशन मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हो, तो ये एक्सेलरेशन, इसको सी से डिनोट कर देंगे, ए सी आ जाएगा। और जो आपकी कॉस ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन होती है वो होती है माइनस साइन, तो माइनस आगे ले लो, अगेन ओमेगा ए कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया, कॉस की होगी माइनस साइन, और ओमेगा टी की दोबारा से करोगे तो एक और ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा एक और बढ़ जाएगा तो बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। व्हाट इज ए साइन ओमेगा टी, वो y के बराबर होता है, इसलिए ए सी आपका आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से करना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करें सिंपल हार्मोनिक मोशन के। फिर इसका टाइम पीरियड भी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो टाइम पीरियड जैसे मैंने आपको बताया, एक वाइब्रेशन या ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम है उसको टाइम पीरियड कह देते हैं। यहाँ से हमने जो ए सी की वैल्यू अभी निकाली है ओमेगा स्क्वायर वाई लेनी है, इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, नेगेटिव को इग्नोर कर दो, ओमेगा आ जाएगा ए सी अपॉन वाई। व्हाट इज टाइम पीरियड, ये आपने इक्वेशन पहले पढ़ी है, 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, उल्टा भरना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड में है, तो वाई अपॉन ए सी। तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई, वाई है डिस्प्लेसमेंट और ए सी है एक्सेलरेशन। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन जाती है टाइम पीरियड की। फ्रीक्वेंसी आपकी होती है 1/t, टाइम का इन्वर्स रहती है, तो 1/2 पाई। एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे भी उल्टा करना पड़ेगा, ऊपर आ जाएगा एक्सेलरेशन और नीचे चला जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।